हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपको अमरनाथ स्मार्ट टेक पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के सिविक्स लेसन 5 है जन संघर्ष और आंदोलन। यानी जन संघर्ष यानी जन मतलब होता है तुम्हारा लोग, संघर्ष मतलब होता है विरोध करना। यानी जिस देश में चुनाव चलता है यानी लोकतांत्रिक देश है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जनता द्वारा संघर्ष होता है। अगर कोई चीज़ सरकार नहीं मानता है, उसको मनाने के लिए जनता में आक्रोश हो जाता है और संघर्ष करने लगता है, बड़ा रूप ले लेता है, आंदोलन करने लगता है वो मांग के। चलिए बारीकी से समझें। चलिए अभी लेसन को जानते हैं। जन संघर्ष और आंदोलन के लिए सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। हाँ स्टूडेंट, जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ पर हमेशा देखिए जन संघर्ष होते रहता है, आंदोलन होते रहता है। अपना मांग के लिए जनता लोग सड़क पर उतर जाते हैं और आंदोलन करने लगता है। तो इसको देखेंगे हम बारीकी से। चलिए जन संघर्ष और आंदोलन क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे। निरंकुश शासन से मुक्ति या लोकतंत्र की स्थापना के लिए। यानी ये जनसंघर्ष होता क्यों है? क्योंकि पहले के ज़माने में निरंकुश शासन रहा करते थे, यानी किसी के ऊपर अंकुश नहीं थे, सभी आम जनता लोगों को परेशान करते थे। और इसीलिए आम जनता लोग सबको ठान लिए कि चलो जन संघर्ष आंदोलन करते हैं कि निरंकुश शासन से हम लोग कैसे लोकतंत्र की स्थापना करें, जनता के हाथ में कैसे शासन आ जाए। तो इसीलिए जनसंघर्ष आंदोलन शुरू किए थे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हाँ ये भी है, सरकार अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसा भी रहता है कि बढ़ा देता है मांग, जो जनता का असुविधा होता है उसके लिए मांग करने लगते हैं आम जनता लोग, संघर्ष करने लगता है, बड़ा रूप ले लेते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। और सरकार के गलत निर्णय के बदलने के लिए भी संघर्ष करते हैं। जो निर्णय सरकार लेता है गलत अगर हो जाता है तो उसमें संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। चलिए उसी तरह देखते हैं। इस लेसन में एक घटना के बारे में बताया गया है। नेपाल की घटना है, कैसे राजा का तंत्र से लोकतंत्र में आया, स्थापित हुआ, उसको हम लोग देखेंगे बारीकी से। तो नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन हुआ था। वहाँ पर राजा का हाथ में शासन था। सन 2006 में यानी 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक जन आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र को स्थापित करना। यानी पहले किसका हाथ में था सत्ता? राजा का हाथ में थे। तो वहाँ पर सभी आम जनता लोग परेशान से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पूरा संघर्ष कर दिए थे, ठीक है, चलाए थे। और 2006 में नेपाल में आंदोलन चलाए गए थे और उद्देश्य किसके लिए? लोकतंत्र पुनः स्थापित करना, यानी राजा का हाथ से प्रजातंत्र में लाना। चलिए हम लोग देखेंगे पहले कहानी उसका, राजतंत्र कहाँ से कहाँ तक था। 1980 से 90 तक उसके बीच में राजा का शासन चला करता था। तो लोकतंत्र की मांग की 1990 में पहला आंदोलन शुरू हुआ था। तो उस टाइम राजा था वीरेंद्र यानी वीर विक्रम सिंह था वहाँ का राजा। फिर वहाँ पर क्या हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र था, यानी राजा नाम का था लेकिन जनता द्वारा सब कुछ काम चल रहा था। लेकिन ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें राजा का मात्र मुखिया होता है उसे शासन की वास्तविक शक्ति को बोला जाता है। यानी राजा नाम का था लेकिन शासन व्यवस्था सब आम जनता लोग कर रहे थे। तो उसके बीच अब एक आंदोलन छिड़ जाता है। यानी वीरेंद्र के खानदान का ही ये शाही परिवार का थे और उसी का एक नाम था ज्ञानेंद्र, जो उसको कत्लेआम कर देते हैं, है ना, खुलेआम कत्लेआम कर देते, पूरा उसके परिवार को मार देते हैं। उसके बाद से संघर्ष शुरू हो जाता है, आम जनता लोग यो हाट हो जाता है। ये वीरेंद्र तो अच्छा ही था मगर ये एक राजा था और इसके हाथ में सत्ता था। यानी आप लोगों को बोले कि राजा के हाथ में सत्ता रहता था और बाकी सब आम जनता जितने थे वो एक प्रधानमंत्री थे वहाँ पर और आम जनता लोग चलाते थे। नाम मात्र एक राजा था और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार में निहित होती है, उसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। अब देख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। चलिए अब घटना की शुरुआत देखते हैं। 2001 में घटना घटा था। राजा वीरेंद्र सिंह विक्रम सिंह के परिवार सहित हत्या हो जाती है सन 2001 में। और हत्या करने वाला कोई नहीं, सही परिवार का ही ज्ञानेंद्र सिंह नाम का राजा थे। और 2001 में नेपाल के नए राजा जो बनने वाले थे वो था ज्ञानेंद्र सिंह, जो हत्या कर देते हैं विक्रम सिंह का परिवार को।
निर्वाचित सरकार की औलफियत, यानी आम जनता लोग उसको कोई अच्छा नहीं करते थे, अच्छा से समझते नहीं थे ज्ञानेंद्र को। वो चलिए फिर होता क्या है आगे देखते हैं। 2005 ईस्वी में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाकर संसद को भंग कर दिया और वहाँ पर पुनः राजतंत्र लागू कर दिया। तो होता क्या है देखिए, जो राजा वीरेंद्र था उसमें नाम मात्र का राजा था और जितना भी आम जनता थे उसका प्रधानमंत्री के पद में भी एक को चुनाव करके रखे थे, जिससे लोकतांत्रिक चुनाव होता है। तो यहाँ पर उसको भी हटा दिया ज्ञानेंद्र ने आकर, फिर वहाँ का पुनः राजतंत्र लागू कर दिया, यानी राजा का फिर से शासन लागू कर दिया 2001 की घटना में, ठीक है, नेपाल में। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह घटना, ये जो घटना घटा था ये हुआ कि इसका परिणाम क्या आया, इसको बारीकी से समझेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए 2005 में प्रधानमंत्री अवदस्त संसद भंग, यानी 2005 होते होते 2001 में तो हत्या कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक वो राज चला के फ़ायदा उठा देते हैं जनता लोगों को। फिर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री पद जो थे उसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और संसद भंग कर देते हैं और राजा का हाथ में सब सत्ता आ जाता है। फिर होता क्या अभी देखिए, जनता द्वारा विरोध हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर अचानक लोकतंत्र स्थापित था, अचानक कोई राजतंत्र आ जाता है तो आम जनता के लिए सुविधा तो नहीं होगा, सुविधाजनक नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए विरोध करना शुरू कर दिया। तो अभी देखिए विरोध तो अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ दल बनाना पड़ेगा, बड़ा सा रूप लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा राजा को हराना अकेले की बस में नहीं है। तो इसलिए इन लोग आम जनता लोग क्या किया, विरोध करने के लिए सत्तम दल यानी सात राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उसको बोलते 7 पार्टी अलायंस के नाम से जाना जाता था, SPA, सत्तम दलीय गठबंधन, यानी एक के बाद जुड़ते गए 7 ठो। बाद में जुड़े सभी समर्थन दिया, और ये समर्थन देने वाले थे माओवादी लोग, मजदूर लोग, शिक्षक लोग, वकील लोग, मानवाधिकार जो मानव का अधिकार लोग थे, सभी के संगठन बना के सत्तम दल बनाया गया। और नेपाल में हुए लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व तो सत्तम दल गठबंधन ने किया था। जो भी लोकतांत्रिक लाने वाले थे नेपाल में, तो एक से घटना घट गया था, और उसके लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या किए थे, 4 दिन के हड़ताल कर दिए थे। और 21 अप्रैल 2006 की अगर बात किया जाए, 3 से 5 लाख लोग सड़क पर उतर गए थे, क्योंकि वो राजा का हाथ में थे सत्ता, और राजा आम जनता लोगों को बहुत सताने लगे थे और हर काम में बाधा डालते थे। तो इसीलिए इन लोग सोच लिए कि सब एक पार्टी से नहीं होने वाला है, 7 दल बनाए और क्या किए, सड़क पर उतर गए। और 21 अप्रैल 2006 में 3 से 5 लाख लोग सड़क पर उतर गए थे। तो अभी चलिए होता क्या है आगे कहानी हम लोग देखेंगे। 4 दिन तक हड़ताल चले थे काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलिए एक एक करके देखेंगे फिर से क्या हुआ घटना। हाँ, तो राजा ने अल्टीमेट दे दिया, राजा को अल्टीमेट भी दे दिया और 3 मांग रखा। उसमें कोई पत्र में लिखा हुआ था, उसको जो वहाँ पर ज़रूरत था आम जनता लोग, उसको सिफारिश दे दिया कि चलिए अभी आप लोगों को आपको ये मानना होगा, क्या क्या मानने के लिए बाध्य कर दिया। 24 अप्रैल को तक फिर से संसद बहाली करना होगा और सर्वदलीय सरकार और संविधान का निर्माण करना होगा, इसके लिए अल्टीमेट दे दिया। फिर 24 अप्रैल 2006 को राजा नरेश आंदोलनकारी के आगे झुक जाते हैं और 3 प्रमुख मांग को मान लिया जाता है। अच्छा, 3 जो मांग रखे थे आम जनता लोग, सब ज्ञानेंद्र क्या किया, आंदोलनकारियों के जितने आगे झुक गए और उनकी तीनों मांग को मान लिया जाता है, ठीक है, ज्ञानेंद्र द्वारा, क्योंकि आम जनता लोग छोड़ा नहीं। फिर होता क्या है इसमें घटना, चलिए देखते हैं। राजा जो भी राजा थे वहाँ पर क्या किया, आंदोलनकारी को आगे झुक गए। फिर क्या हुआ, नेपाल के सभी राजनीतिक दल की मिली जुली सरकार बनाती है और गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर मान लिया सरकार ने, और फिर क्या किए, और जो राजा ने झुक गए उसके आगे में, जनता के आगे में, इतना बड़ा हड़ताल चला था। और गिरिजा प्रसाद क्या किया, वहाँ पर नेता थे, मेन लीडर थे सत्तम दल का, और उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। और नेपाल में 2008 में लोकतांत्रिक पूरी तरह से लागू हो जाता है। 2008 होते होते पूरा लोकतांत्रिक लागू हो जाता है। कहाँ पर, नेपाल में। फिर पहला लोकतंत्र कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1990 में, और तीसरा
तीसरा लहर का बात किया जाए 2006 में, ये लहर क्या होती है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 18 ईयर में जितना भी देश आज़ाद हुआ उसको पहला लहर कहलाएंगे, और 19 ईस्वी में जितना देश आज़ाद हुआ उसको दूसरा लहर, और 2006 यानी 2000 का सिलसिले में जितना आज़ाद हुआ उसको हम तीसरा लहर के नाम से जाना जाएंगे। ये लहर का हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि नेपाल में कितनी नंबर लहर में आज़ाद हुआ, तो तीसरा लहर में आज़ाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बोलीविया का जल युद्ध। अच्छा, और एक घटना को अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला घटना तो हम लोग समझ लिए कि लोकतंत्र के हाथ में सत्ता आ गया, ये आपका कहानी था नेपाल में। अभी हम लोग देखेंगे बोलीविया का जल युद्ध के बारे में। तो ये घटना घटता है 2000 ईस्वी में बोलीविया में। और आपका देखिए, बोलीविया देश या लैटिन अमेरिका का निर्धन देश है। ये पानी की सप्लाई के लिए ये घटना घटा था। यहाँ पर पानी का टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया था और नगर पालिका का हाथ में था, क्योंकि एक शहर था ये। और विश्व बैंक ने बोलीविया पर पानी की सप्लाई से अपना नियंत्रण हटाने के लिए दबाव डाला। तो ये जो पानी का वहाँ पर पारमांत पैसा ले रहे थे, तो उसको अभी सरकार क्या किए, कोई बहुउद्देश्य कंपनी को बेच दिया था। ठीक है, तो उन लोग क्या किया, कर यानी टैक्स बढ़ा दिया था पानी का। बोलीविया ने विश्व बैंक से कर्जा लिया था। हाँ, और सरकार क्या, देखिए वहाँ पर घटना कहाँ पर हुआ, कचबम्बा शहर बोल के है बोलीविया में, कचबम्बा शहर। और जलापूर्ति के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी, प्राइवेट कंपनी था, उसके हाथ में दे दिया सरकार। फिर कंपनी ने पानी का दाम 4 गुना बढ़ा दिया, जनता भड़क जाता है इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जनता ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देता है सरकार को। ठीक है, बोलीविया में हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे फेडेकोर बोल के, जिसे वहाँ पर सत्ताम दल कर रहे थे। तो यहाँ पर फेडेकोर नामक संस्था ने किया था, और पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर, पर्यावरणीय, समर्थन दिया था बहुत लोग, श्रमिक, मानवाधिकार, छात्र, किसान, बेघर बच्चे सब, और सोशलिस्ट पार्टी ने इसको सपोर्ट दिया था। ठीक है, और वहाँ पर आपका सत्ताम दल ने किया था। तो ये घटना जनवरी 2000 में 4 दिन तक हड़ताल चली थी। सरकार मानी और बातचीत किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला था। सरकार इसे बोले कि चलो सांत्वना दे दिया था कि आपको ठीक है, इसका संशोधन हो जाएगा बोल के, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं था। फिर से वो जनता भड़क गया, उसके चलते कुछ दिन तक रुके थे। लेकिन सरकार जब नहीं मान रहे थे, इसके टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा था पानी का। और जब तो बच्चे लोग ये याद रखना, यहाँ पर जो संसद आंदोलन किए थे, इसका संस्थापक फेडेकोर नामक संस्था ने किया था। और नेपाल में हम लोग जो पढ़े थे, सत्तम दलीय गठबंधन ने किया था। तो इसी तरह यहाँ पर घटना घटता है, और कंपनी वाले नहीं मानते हैं, फिर से टैक्स वसूले जा रहा है। तो जनता भड़क गया और 4 दिन तक हड़ताल चली थी। अभी होता क्या है आगे देखते हैं, चलिए। फिर 2006 में सोशलिस्ट पार्टी की वहाँ पर सरकार भी बनती, यानी वहाँ क्या हुआ, सरकार बढ़ता हुआ और हड़ताल वापस बेनतीजा दिखा। फिर शुरू हुआ फरवरी 2000 पुनः हड़ताल। जब नहीं सुने कुछ भी बात सरकार द्वारा, तो फिर से हड़ताल शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार सरकार ने पुलिस भेज दिया और जनता को खूब पिटवाया। हाँ, तो सरकार ने क्या किया, इसको रोकने के लिए पुलिस भेज दिया था। ठीक है, और पूरा खूब पिटाई के जनता का, और फिर 2 महीने शांत रहा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2000 पुनः हड़ताल हो गया। फिर सरकार पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, तो मार्शल लॉ ये होता है, वहाँ पर 144 धारा जो हम लोग लॉकडाउन में लगे थे, उसी तरह घर से कोई भी निकलेगा तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, या उसमें लाठीचार्ज होगा। फिर जनता मानी नहीं उसके बाद। फिर बहुत राष्ट्रीय कंपनी कर्मचारी शहर छोड़कर भाग गए। फिर हड़ताल करते रहा, तो उन लोग को रोक नहीं पाया। फिर क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कर्मचारी लोग थे वो शहर छोड़कर भाग गए। फिर बोलीविया में आंदोलन को वहाँ की विपक्षी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ने अपना करारा रद्द किया, और जो पुरानी व्यवस्था था वो पुनः लागू कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर यही घटना घटा था, यानी पानी का टैक्स जो पहले था वही वाला व्यवस्था पुनः लागू कर दिया, और सरकार के हाथ में जैसा था पहले वैसे ही
रहा और जितना भी कंपनी का कर्मचारी थे बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में दे दिया था सरकार ने, तो उन लोग सब छोड़ छाड़ के भाग गया और इसी तरह वहाँ पर आम जनता लोगों का जो पहले सुविधाजनक था वही हो गया, ठीक है, पुनः स्थापित हो गया। तो यही कहानी यहाँ पर जल युद्ध का कहानी था आपका बोलिविया में। और यहाँ पर याद रखना कि फेडेकोर द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नेपाल और बोलिविया के आंदोलन में समानता और असमानता क्या था। अच्छा, समानता अगर बोला जाएगा तो दोनों में जनता बड़े पैमाने पर एकजुट हुए थे, ये बात सही है, क्योंकि नेपाल में भी बहुत आम जनता लोग एक साथ जुट गए थे। दोनों घटनाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका निभाया था, हाँ एकदम। उसमें भी आपका देखे होंगे नेपाल में था आपका सोशलिस्ट पार्टी था सत्तम दलीय, और यहाँ पर आपका देखने को मिला था फेडेकोर। दोनों में राजनीतिक दल के साथ साथ अन्य संगठनों की भागीदारी थी, हाँ दोनों दलों में साथ साथ अन्य जितना भी था आपका टीचर थे, बेगार लोग थे, बेगार जो यहाँ पर आपका बोलिविया में थे, बहुत सारा संस्थाओं बहुत सारा आदमी ने काम किए थे, दिखाए थे, मतलब एक साथ जुट गए थे। और असमानता क्या था दोनों में, लोकतंत्र स्थापित करना दोनों में, और इस सरकार में मांगों को मनवाना। अच्छा, उसमें था लोकतांत्रिक स्थापित करना, ये असमानता था, और इसमें था तुम्हारा अपनी मांगों को मनवाना, यानी जो पानी का टैक्स बढ़वा दिया था यहाँ पर, ये असमानता था। वहाँ अलग था, यहाँ अलग है। वहाँ क्या था, नेपाल में आंदोलन राजतंत्र के विरुद्ध था, जबकि बोलिविया सरकार की एक नीति के लिए विरुद्ध था, यानी ओनली पानी के लिए विरुद्ध कर रहे थे। और वहाँ पर क्या थे नेपाल में, वहाँ पर राजा यानी राजा का तंत्र था, प्रजातंत्र लाने के लिए। चलिए इसमें देख लिए हम लोग। फिर दोनों घटनाओं की निष्कर्ष क्या निकला, अभी दोनों में निष्कर्ष तो जरूर निकला है कुछ। लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष के माध्यम से होता है। ये जो आम जनता लोग सबको एकजुट होके संघर्ष करे, आंदोलन चलाए, ये दोनों ये माध्यम से ही लोकतंत्र में, जो हम लोग का देश लोकतंत्र देश है, यानी लोगों द्वारा मांग जो भी मांग करेगा सरकार को मानना पड़ेगा, है ना। तो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक एकजुट से होता है। यस, अकेले नहीं कुछ कर सकेंगे, यहाँ पर एक एकजुट होकर एक पार्टी बनाना पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ तो बहुत सारे राजनीतिक दल है, और ऐसे संघर्ष और एकजुट होने वालों का आधार राजनीतिक संगठन अथवा अन्य सामाजिक संगठन होते हैं। हाँ, सामाजिक संगठन भी होता है, जैसे अखिल भारतीय है संगठन है आपका, बहुत सारे ऐसे फेडेकोर जैसे हैं। तो इस तरह का बहुत सारे हम लोग को देखने मिलेंगे संस्था है, और ये यही संस्था से क्या करते हैं, जन संघर्ष करते हैं और जनता के मांग को पूरा करते हैं। इसीलिए नेता लोगों को हम लोग चुनाव जीत के पार्टी में खड़ा करते हैं, और ताकि आम जनता के लोगों की बात सुने और सरकार के साथ लड़े। चलिए इसी तरह देखते हैं, और कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के बीच, चलिए जो एग्जाम फैक्ट के लिए। ओके, चलिए अभी देखेंगे लामबंदी और संगठन, यानी जो संगठन मिला कि यहाँ पर सक्सेस मिला है, यानी सफलता मिला है। दोनों में क्या सफलता मिला है, कौन कौन सी पार्टी ने काम किए थे। तो नेपाल की अगर बात किया जाए तो सत्तम दलीय गठबंधन SPA द्वारा किए थे, माओवादी लोग आए थे और सपोर्ट किए थे, और उसके जो जितना भी सपोर्ट किए थे यानी संगठन थे, मजदूर संगठन था, शिक्षक संघ था, वकील था, मानवाधिकार संगठन था, ये सारे मिल के सत्तम दल का गठन किया था। और बोलिविया में अगर देखा जाए फेडेकोर के नेतृत्व में ये और राजनीतिक सामाजिक थे, और राजनीतिक थे, लेकिन सामाजिक संगठन थे सब, किसान मजदूर संगठन, छात्र संगठन, बेघर बच्चों का समूह और सोशलिस्ट पार्टी ने काम किया था बोलिविया में, है ना। ये दोनों में लामबंदी यानी दोनों में सफलता मिला है। और ये दो तरह के से मांग सकते हैं, एक प्रत्यक्ष था, एक अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष था राजनीतिक चुनाव लड़ना पार्टी बनाकर, और अप्रत्यक्ष घोषणा पत्र देकर या वोट देना, ये संगठन बनाते थे। ये दो तरह का मांग करते थे वहाँ पर, ठीक है। और इसमें दोनों में सक्सेस हुआ, यानी लाभ मिला, नेपाल में भी और बोलिविया में, दोनों में जनता का जीत हुई। और इसमें संगठन दोनों का हम बता दिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा पार्टी ने नेपाल में किया था, तो सत्तम दलीय गठबंधन SPA, और बोलिविया में अगर बोला जाएगा तो फेडेको द्वारा जीत हासिल किया था, ठीक है, ये संगठन बनाए थे। और आगे देखेंगे, चलिए अभी हम देखेंगे हित समूह और दबाव समूह। यानी हित समूह दबाव समूह होता क्या है,
हित मतलब कोई भी चीज़ के लिए लड़ने के लिए, जैसे किसान के लिए आंदोलन करता है, तो उसी तरह दबाव यानी उसमें दबाव डालकर उसको हासिल करना। तो इसमें चलिए अभी देखते हैं, एक समान हितों की पूर्ति करने के लिए लोगों द्वारा बनाए गए ऐसे संगठन जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालता है, उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। हाँ सही बात है, कोई चीज़ हित होता है, जैसे हम अभी बोले किसान लोग, जो किसान है, किसान क्या करता है, किसान मान लीजिए कोई भी कर्ज लेना, किसान और फिर ये भी हो सकता है कि खेती करने के लिए स्रोत के लिए, तो फिर आपको उसमें संगठन के लिए सरकार के साथ लड़ना, और ये हित के लिए, जैसे मान लीजिए कोई टेम्पू चालक है, मजदूर लोग है, वो अपने हित के लिए अपना आंदोलन खड़ा करता है, ये दबाव देते हैं, ठीक है। उसी के लिए जैसे किसान संघ हुआ है ना, इसमें दबाव समूह के नाम जैसे अखिल भारतीय किसान है, यूनियन किसान के हित के लिए लड़ते हैं। मजदूर संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके नाम से संगठन है आपका, इसमें दबाव समूहों का नाम है। फिर अध्यापक संघ होता है, जैसे आध्यात्मिक शिक्षक संघ होता है, छात्र संघ होता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये सब लोगों का संगठन बना हुआ है स्टूडेंट दबाव समूह के लिए। धार्मिक संघ हुआ जैसे विश्व हिंदू परिषद, व्यापार संघ के लिए विश्व भारतीय व्यापार संघ, ये सब एक दबाव के लिए एक हित के लिए है, ये संगठन का नाम दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी से दबाव देते हैं और सरकार से जो मांग करते हैं, जो दबाव डाल के अपना सरकार के ऊपर अपना हित को जमाते हैं और सरकार के ध्यान को आकृष्ट करते हैं, और इसी तरह हित समूहों और दबाव समूह में अंतर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ सकता है। आंदोलन क्या है? आंदोलन अगर बात किया जाए, जब किसी संगठन या अनेक संगठन जनता द्वारा समाज के सभी वर्गों के हितों की मांग हो, उसे आंदोलन कहा जाता है। कोई भी संगठन हो सकता है, जितना भी संगठन, अनेक प्रकार के संगठन जनता द्वारा या समाज के सभी वर्गों के हित के लिए मांग करते हैं, उसको ही आंदोलन बोला जाता है स्टूडेंट। जब कोई संघर्ष पूरे समाज में कल्याण के लिए किया जाता है, तब हमें उसे भी आंदोलन कहते हैं, है ना। अपने संघर्ष के लिए, पूरा समाज के लिए, यानी समाज की जितना भी आवश्यकता, समाज के लिए समाज वाले होंगे, देश के लिए राजनीतिक रूप से होंगे, तो ये सब क्या है, आंदोलन, बड़ा सा रूप ले लेना, तब हम उसे आंदोलन कहते हैं। और जब कोई संघर्ष केवल अपने सदस्य, है ना, सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तब उसे हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। अच्छा, हित समूह और दबाव समूह एक ही चीज़ है। तो जब कोई संघर्ष, है ना, या कोई दबाव केवल अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए होता है, मतलब कम जनसंख्या अपने सदस्य, जैसे होता है ना, कोई खिलाड़ी का पार्टी हुआ और सबके लिए कोई मांग रखते हैं, तो उसमें अगर सक्सेस हो जाता है, संघर्ष करके मिल जाता है, तब उसको दबाव समूह कहते हैं। और आंदोलन यानी अनेक सारा संगठन मिलके, यानी सभी वर्ग के लोग आ सकता है उसमें, कोई हित अलग अलग नहीं, जैसे टीचर है या ऐसा नहीं, सभी के लिए बराबर हिस्सा के लिए मांग करना आंदोलन हो जाता है। और दबाव समूह होता है जो अपने सदस्य के लिए, है ना, उसे दबाव समूह कहा जाता है। स्टूडेंट देखना मत भूलिए, देसी टीचर के साथ बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक दो वर्ड ऐसे इधर उधर हो सकता है, लेकिन देसी टीचर से बने रहिए, और आप लोगों को इसी तरह मैं देता रहूँगा, यूट्यूब चैनल में डालता रहूँगा, और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब देख लीजिए स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह या आंदोलन की राजनीतिक पर प्रभाव क्या होता है? देखिए, सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, यस ये बात सही है। कोई सरकार को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से रोक देते हैं। कोई तरह के दबाव समूह होने से कोई एक समूह समाज के प्रभुत्व कायम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना सारा दबाव समूह है, कोई एक समूह अगर समाज में प्रभुत्व कायम नहीं रहते हैं, तो कोई भी आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, आंदोलन नहीं आगे जा सकता है। एक आदमी, दो आदमी आगे आने से कोई आंदोलन नहीं बनता है, कोई दबाव नहीं बनता है। कभी कभी आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप ले लेता है। सही बात है, अगर मान लीजिए छोटा मोटा चीज़ अगर होता है, उसको आगे चलकर क्या होता है, राजनीतिक रूप ले लेता है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ के लिए अभी कोई हंगामा कर रहे हैं या कुछ भी कर रही है, उसके लिए हितों के लिए मांग कर रहे हैं, अगर उसमें नहीं होगा तो हज़ारों लोग, लाखों लोग सामने आ जाएगा, सड़क में आ जाएगा,
तो ये बड़ा सा रूप ले लेगा, यह राजनीतिक रूप में बदल जाएगा, है ना। धनी व शक्तिशाली वर्गों के प्रभाव में आने से सरकार को रोकना, यानी ऐसा भी हो सकता है सरकार का ज़्यादा धनी और शक्तिशाली लोग पर ही ज़्यादा प्रभाव होता है, और इसको रोकने के लिए हमें दबाव समूह और आंदोलन करना जरूरी है, और सरकार को हमेशा जगाना चाहिए, है ना, ताकि सरकार कुछ आगे फैसला ना करे और उसमें हम लोग कुछ ना बोले। आगे बढ़ने उतना मतलब हाई क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, और उसको गरीबता को समझना चाहिए सरकार। इसके लिए हम लोग दबाव समूह करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, और कुछ दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा भी होता है तो राजनीतिक दल ही सपोर्ट देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इसको और कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जिस दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, शायद परीक्षा में आ जाएगा वाला क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। इसको थोड़ा देखते हैं, दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, यस, और राजनीतिक दल हमेशा चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, ये आया था हमको लग रहा है। दबाव समूहों का अंतरिम लक्ष्य अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए होता है, और राजनीतिक दल अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। हाँ, जब तक उसका सत्ता प्राप्त नहीं होगा तब तक राजनीतिक दल में बने रहते हैं। और दबाव समूह की सदस्य बहुल होती हैं और राजनीतिक दलों की सदस्य एकल होती है, ठीक है। इसको देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बीच में लाया हूँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक तथा असंवैधानिक होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग होते हैं। ये संविधान के जो भी विचारधारा है उसको लेके चलता है, और दबाव समूह उतना संबंधित दोनों हो सकता है। संवैधानिक बड़ा रूप लेगा तो संवैधानिक हो जाएगा, और अगर छोटा मोटा रूप होगा तो असंवैधानिक रूप से आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा आप लोगों का दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में बता दिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, नोट बना लीजिएगा। अगर कहीं भी भूल त्रुटि हो गया तो उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट, और देसी टीचर से बने रहिए। हम अपने हैंडराइटिंग नोट से पढ़ा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप कहीं भी पढ़े, झोपड़ी में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। कहीं भी बिना पढ़ के सक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए आप चाहे कहीं भी रहो। महात्मा गांधी भी पढ़े थे, लेकिन कोई महल में पढ़ के पास होता है, कोई आपका गांव देहात का बच्चा भी आईएएस बन सकता है, अगर रुझान रहेगा, जी जान दे के पढ़ेगा, और मन रहने से सब कुछ सक्सेस हो सकता है स्टूडेंट। तो आप लोग सोचिए कि हमको आगे बढ़ना है, और हमको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है उसके बारे में बार बार सोचिएगा, कि आप कहीं भी रहिए, पढ़ाई मन दे के करिए, आपको सक्सेस एकदम होने वाली है, आपका कदमों में चूमेगी दुनिया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो हम आपके सब्जेक्ट दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए एक एक करके हम लोग और देखेंगे। दबाव समूह के सदस्य संख्या कम होती है, और राजनीतिक दलों की सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। दबाव समूहों की प्रकृति और राजनीतिक होती है, और राजनीतिक दलों की प्रकृति राजनीतिक होता है, नेचर, है ना। प्रकृति मतलब नेचर हो, दोनों का अलग अलग। अभी हम लोग देखें दबाव समूह और राजनीतिक दलों में आपसी संबंध क्या क्या होता है। दबाव समूह शासन की नीतियों को अपने पक्ष में करवाने के लिए मंत्रियों से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, यानी मंत्री जो भी राजनीतिक रूप से होता है वो दबाव समूह क्या करते हैं, उसके साथ संपर्क करते हैं, और जो भी घटनाएं हैं और या कुछ भी हित के लिए जो लड़ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, और आगे उसका आंदोलन में चल जाते हैं, राजनीतिक रूप ले लेता है। चुनाव के समय दबाव समूह राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता कर देते हैं, ठीक है। जन समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल दबाव समूहों का स्वयं भी निर्माण करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों का चुनाव सम्मेलनों या विरोध प्रदर्शन के समय जुटान के में भी मदद करते हैं, यानी कोई भी चीज़ पैसा पाती जो भी हो, दबाव समूह उसके साथ देने के लिए ये सब की मदद करते हैं, है ना। तो आप लोग देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बीच हम दे दिए आप लोगों को, और इसका आंसर भी सोल्यूशन भी हो चुका है, आप लोग देख लीजिए एक एक बारीकी से। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दबाव समूहों का उपयोगिता है। लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें जहाँ चुनाव होता है लोकतांत्रिक वही देश होता है जहाँ पर
सरकार को चुनाव करके खड़ा करते हैं। सरकार को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। धनी और शक्तिशाली लोगों के दबाव में आकर सरकार को अनुचित फैसले लेने में रोकना, या समय समय पर सरकार को आभास करना कि समाज के विभिन्न समूहों का क्या चाहते हैं, उग्र आंदोलन के उठ खड़े होने से रोकना, है ना। या दबाव समूह से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। अपने सदस्य या अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना, ये सारे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दबाव समूह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों के बीच फिर से आएगा, आप लोग देख के स्किप करके देख के आगे जाइएगा। बहुत ही मस्त है आप लोगों के बीच में। देखिए स्टूडेंट, मेरा पढ़ाने का थोड़ा जो ये है उसका कुछ अलग ही है, और आप ये ना सोचिए कि दूसरा टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, है ना। मेरा अंदाज कुछ अलग प्रकार का है। जो मेन फैक्ट है उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो आप लोग एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, और फिर कैसे लिखना है उसके लिए हम क्वेश्चन आप लोगों के बीच दे रहे हैं। दिल्ली MCQ क्वेश्चन के लिए मैं लाया हूँ, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। बोलीविया में जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हम तो पढ़े थे, अपन नेपाल में था सत्तम दल, और बोलीविया में फेडेकोर था। तो फेडेकोर द्वारा जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बामसेफ किसका आंदोलन था? बामसेफ है कर्मचारी लोगों का, जितना कर्मचारी थे वहाँ बामसेफ दल का कर्मचारी आंदोलन था। और किस देश का लोकतांत्रिक का तीसरा लहर का देश कहा जाता है? नेपाल को तीसरा लहर का देश कहा जाता था। और 2005 में किसने नेपाल का निर्वाचित संसद को भंग कर दिया था? राजा ज्ञानेंद्र द्वारा। और आप लोग तो पहले बता चुके हैं, ज्ञानेंद्र सभी को कत्लम कर दिया था। आपका ये ज्ञानेंद्र फिर से राजतंत्र लाया था, और उसको जो भी वहाँ पर वीरेंद्र का टाइम में जो आप लोगों का प्रथम था उसको भी पद से हटा दिया था, और इसी ने भंग कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः बहाली कब हुई? 2006 में हुई। ठीक है, और राजनीतिक दल का कार्य क्या था? उपायुक्त सभी पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, सरकार बनाई जाती है, राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का MCQ पूरा दिया हुआ है, 34 31 है, इसे देख लीजिएगा स्टूडेंट। पूरा दिया हुआ है आप लोगों को MCQ। अब कहीं भी अगर कन्फ्यूज रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देसी टीचर के साथ बने रहिए। इसी तरह आप लोगों का 6 लेसन में भी मिलेगा, और MCQ के साथ में देने वाला हूँ। और चलिए, जय हिंद जय भारत, देखते रहिए, स्किप करके नोट बना लीजिए आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में। स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा या नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों को कांटेक्ट करके समझा दे सकता हूँ। और स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है, सब आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में टीचर द्वारा, और बहुत ही ईजी होगी आप लोगों के समझने के लिए। जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।